वालेकुम। तो भाई आज जो है एमडी कैट और ई कैट का हमारा छठा लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। देखो भाई, अगर इससे पहले आपने ये चैप्टर बिल्कुल खोल के भी नहीं देखा है कभी, लेकिन अगर आप इसे आज देख लेते हो तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। सही है, क्या क्या पढ़ेंगे वो सब चीज़ें बराबर में चल रही हैं, उसको देख लो। अच्छा, अगर चाहते हो कि इस लेक्चर से फ़ायदा हो तो एक अच्छी सी कॉपी बना लो जिसमें पूरा का पूरा लेक्चर नोट करो, क्योंकि एमडी कैट और ई कैट में आपको कोई नोट्स नहीं मिलते, आपने खुद बनाना होता है, खुद कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो इन सब चीज़ों को जो मैं समझाऊँ, एक एक चीज़ को लिख लो अपने पास, फिर देखना आपको पेपरों के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे जस्ट रिवीजन करना होगा, लेक्चर दोबारा देखना नहीं होगा। अच्छा चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात फिर स्टार्ट लेते हैं कि भाई अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। पूरे साल की फ़ीस है 4,500 रुपये, ठीक है, जिसमें आपको फिज़िक्स की एमसीक्यूज़ बुक, इसी तरह तमाम सब्जेक्ट की एमसीक्यूज़ बुक्स, लेक्चर्स, रोज़ के टेस्ट और गाइडलाइन, बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में मिलेंगी और लाइव क्लासेस, प्रेजेंटेशन अलग, तो उससे भी आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पढ़ लेना कौन कौन से हैं आज। सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस क्या होती है, और उसके बाद आगे चलते हैं। सही है, चलो। फ्लूइड भाई देखो बहुत सिंपल है, हर वो चीज़ जो बह सके फ्लूइड है। बहने से क्या मुराद है कि अगर आप उसे हाई पोटेंशियल पे रखो, वो खुद बहता हुआ लो पोटेंशियल पे चला जाए, फ्लूइड है। देखो बहने से मुराद ये नहीं है कि कहीं भी बह जाए, कुछ ख़ास फिनोमिना फॉलो हो रहे होते हैं जिसमें आपको कोई चीज़ बहती हुई नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो ग्लेशियर, किस तरह से जो है वो पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती है और फिर समंदरों में आके दरिया गिरता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहाड़ हाई पोटेंशियल पर हैं, हाइट पर हैं। तो जब बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तो फिर पहाड़ों से पानी बहता है और वो दरिया बनता हुआ पूरे मुल्क से होता हुआ कहाँ जाता है? समंदर में गिर जाता है। तो ये क्या होता है? बहना। तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, बहना। और फ्लूइड सिर्फ हम लिक्विड को नहीं कहते हैं, गैस को भी फ्लूइड कहा जाता है। सही है, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। तो जो कि डिफरेंस होने की वजह से लिक्विड अलग हो जाता है, गैस अलग। अगर डिफरेंस ना हो तो भाई सेम नहीं हो जाएंगे। चलो अब यहाँ आ जाओ, देखते हैं। बात समझ में आ गई ना? फ्लूइड वो जो बह, और बहता क्यों है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है। सब्सटेंस विच फ्लो या आर नोन एज फ्लूइड, वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो बहेगा उसे आप फ्लूइड कहोगे। और बहने की वजह मैंने बता दी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना। सही है, यहाँ पर बना लो, देखो ये हाई पोटेंशियल है, कोई पहाड़ी है, और ये लो पोटेंशियल है। अब अगर पानी को आप यहाँ पे रख दो तो पानी यहाँ रुका नहीं रहेगा, लो पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा, इसको याद रखना। तो ये बहा खुद ब खुद नीचे गया, तो ये एक फ्लूइड है। फ्लूइड आर डिवाइडेड इनटू टू, गैसेस एंड लिक्विड। फ्लूइड दो किस्म के हैं, गैसेस और लिक्विड। अब इनके डिफरेंसेस देख लो, बात समझ में आ जाएगी। बेसिकली दोनों बहते हैं, लिक्विड भी बहता है, गैस भी बहता है। अब गैस कैसे बहती है? फॉर एग्जांपल आपने कोई बॉडी स्प्रे या रूम स्प्रे किया, रूम फ्रेशनर, तो जब आप दबाते हो, आप ऐसे तो नहीं करते यूँ जा जाके फेंक रहे होते हो हर तरफ कि इस कोने में फेंक दिया, उस कोने में फेंक दिया। नहीं, अगर वो फेंक रहे हो तो फिर वो लिक्विड वाला है, आप लिक्विड है आपके पास। लेकिन अगर गैस है तो जैसा आप प्रेस करते हो, अंदर हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो कंटेनर जो होता है आपके पास उसमें हाई पोटेंशियल होता है। तो उससे क्या होता है, उसको एक रास्ता मिल जाता है गैस को, तो फिर गैस एकदम से बाहर की तरफ आती है, और बाहर इन्वायरमेंट में लो पोटेंशियल होता है, तो वो इन्वायरमेंट में फैल जाती है और फिर आप सूंघते हो। हाँ, ये मज़ेदार है, ये खुशबू अच्छी है। सही है, समझ में आया ना बात? चलो आ जाओ। चलो इसकी भी एक छोटी सी मैं बना देता हूँ डायग्राम, वो आपको हमेशा याद रहेगा। ये आपके पास एक कंटेनर हो गया, ठीक है। अब ये देखो, लिक्विड आपका यहाँ पे बहा, लिक्विड आपका यहाँ पे बहा, लिक्विड आपका यहाँ पे बहा। सही है। अच्छा, अब गैस और लिक्विड को देख लेते हैं। अच्छा भाई, गैस के अंदर कोई फिक्स शेप नहीं होता और लिक्विड में भी कोई फिक्स शेप नहीं है। अगर इनके शेप फिक्स होंगे तो ये बहेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कि सॉलिड एक फिक्स शेप होता है, तो मैं ऐसे अगर यूँ हाथ पे रख भी दूँ और लो पोटेंशियल की तरफ कर भी दूँ, ये बहेगा नहीं, स्लिप हो रहा है लेकिन ये बह नहीं रहा। तो दोनों की कोई फिक्स शेप नहीं है। गैस को आप जिस कंटेनर में डालोगे, गैस उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास गैस थी, जितनी भी थी नो मैटर, लेकिन आपने एक ऐसे कंटेनर में डाला जिसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब था, तो अब गैस का वॉल्यूम भी 5 मीटर क्यूब हो गया। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड नहीं लेता वॉल्यूम, लिक्विड अपना वॉल्यूम फिक्स रखता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिक्विड था जिसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब था,
और जिस सिलेंडर में आपने डाला, यानी जिस चीज़ में आपने लिक्विड को डाला, ये गिलास, उसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब था। तो लिक्विड 5 मीटर क्यूब का नहीं हो जाएगा, लिक्विड अभी भी 2 मीटर क्यूब ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड अपना वॉल्यूम फिक्स रखता है, गैस अपना वॉल्यूम फिक्स नहीं रखती। लेकिन दोनों की शेप डिफाइन नहीं है, जिस चीज़ में डालते हो उस चीज़ की शेप हो जाती है। पानी को बोतल से गिलास में डालो तो गिलास की शेप ले लेता है, सही है। इसी तरह तो आप आइसक्रीम बनाते हो ना, कि किसी भी मोल्ड में डाल दो तो आइसक्रीम की कोई भी शेप आ जाती है माशाल्लाह से आपके पास। चलो, मज़ीद अच्छी बात समझ आई ना। अब आपको मैं एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा, बात दिमाग में रहेगी। अच्छा, नो फिक्स वॉल्यूम, जैसा कि मैंने बताया, नो फिक्स वॉल्यूम से मुराद ये है इसका कोई खुद वॉल्यूम नहीं है, जिस चीज़ में डालोगे उस चीज़ का वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, इसका फिक्स वॉल्यूम है, गिलास में डाल भी दो तो भी ये अपना वॉल्यूम रखता है और गिलास फिर खाली भी नज़र आता है। अगर गैस होती तो फिर वो खाली नज़र नहीं आता। हाईली कंप्रेसिबल, फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा आपने लिया, उस गुब्बारे में आपने पहले गैस भरी, फिर आप उसको दबा रहे हो तो वो गुब्बारा दब जाता है। लेकिन उसी गुब्बारे में पानी भर दो, उसको फिर दबाओ, फ़ौरन फट जाता है, फूट जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ये हाईली कंप्रेसिबल नहीं होता, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल या नेग्लिजिबल टू कंप्रेस होता है। नेग्लिजिबल टू, फॉर एग्जांपल आप किसी गिलास में पानी भर दो, अब चाहो थोड़ा और भर दूँ, तो क्या आप पानी को नीचे दबा कर और भर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, लेकिन गैस में आप कर सकते हो। आपने एक गुब्बारे में गैस भरी, गुब्बारे की शेप आ गई, मगर मज़ीद भी गैस भर सकते हो आप गुब्बारे में, इस तरह का सब करें। अच्छा, नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन नहीं होता, कोई सरफेस नहीं बन रहा होता। अब सरफेस टेंशन आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई देखो, आपके पास लिक्विड है, एक सरफेस बन जाता है, उस सरफेस पे आप कोई चीज़ रखो तो वो चीज़ डूबती नहीं है, ऊपर तैरती है। वो क्यों तैरती है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो लिक्विड में सरफेस टेंशन है, गैस में कोई सरफेस टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई सरफेस ही नहीं बन रहा होता, फ्रीली फ्लो। अच्छा, अब आपने रूम स्प्रे देखा होगा, रूम स्प्रे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त को कम खुशबू आएगी, आपको ज़्यादा। अगर आप दोनों आसपास में बैठे हो तो दोनों को बराबर खुशबू मिलेगी। हाँ, नाक खराब है तो वो अलग बात है। अब जैसे ही आप दबाओगे रूम फ्रेशनर, दोनों को खुशबू मिलेगी, है ना, क्योंकि फ्रीली फ्लो है, हर तरफ फैलेगा, ठीक है। मगर इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप पानी अपने दोस्त की तरफ फेंकोगे तो आपका बराबर में कोई और दोस्त बैठा हुआ उस पर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये फ्री नहीं फ़्लो करेगा, ये एक ख़ास फ़्लो करता है, इसका फ़्लो फ्री नहीं है, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा, दरिया जिस पाथ से बहता है उसी पाथ से बहता रहता है, ऐसा नहीं है कि कहीं और भी बहने लग जाए। हाँ, सैलाब आ जाए तो वो अलग बात है। अल्लाह करे कभी हमारे मुल्क में सैलाब या इस तरह की सूरत हाल ना हो, क्योंकि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, तो अगर यहाँ सैलाब आता है तो हमें बड़ा नुकसान का सामना रहता है ज़राअत में। दुआ करा करें, ठीक है। फ्रीली फ़्लो बट नॉट एज़ फ्रीली एज़ गैसेस। चलो, बहुत अच्छी तरह समझ में आई, पास कर लो। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। अभी देखो 7 मिनट में कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली। अच्छा, पास्कल लॉ, ये पास्ता नहीं है, पास्कल है। देखो भाई, पास्कल लॉ क्या कह रहा है आपको, ज़रा सुनो मेरी बात। पास्कल लॉ ये कह रहा है कि अगर आप एक पॉइंट पर प्रेशर लगाओगे या एक पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस आएगा तो वही सेम प्रेशर का डिफरेंस हर पॉइंट पर आएगा। समझ आई बात? इसको दिमाग में रखो और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो भाइयों और बहनों, समझो आपके पास ये एक सिलेंडर था जो कि सर्कल शेप में था, ठीक है। अब इसमें से कुछ रास्ते निकाल लेते हैं जिससे लिक्विड बाहर जा सके, अंदर आ सके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास एक पिस्टन था, यहाँ पर भी आपके पास एक पिस्टन था, यहाँ पर भी आपके पास एक पिस्टन था, यहाँ भी आपके पास एक पिस्टन था, सही है। देखो, इस पॉइंट पर प्रेशर था इनिशियल, पिस्टन आपका यहाँ पे था, पिस्टन आपका भी यहाँ पर है इनिशियल प्रेशर पर, और यहाँ पर आप पिस्टन को ले आए, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। पहले आपका पिस्टन कहाँ था? यहाँ पर, फिर आप यहाँ पे ले आए, तो अब प्रेशर कितना हो गया? डेल्टा पी, डिफरेंस। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो डिफरेंस, फॉर एग्जांपल वो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 5 पास्कल का, पी ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर का डिफरेंस इस पॉइंट पे 5 पास्कल आया। अब अगर मैंने इसी चीज़ को चेक किया कि यहाँ पर क्या प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेशर का डिफरेंस 5 पास्कल निकला। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? फिर मैंने यहाँ पे चेक किया, मैंने कहा ये तो शायद कोई अजीब बात है, तो यहाँ भी 5 पास्कल आया। मैंने यहाँ भी चेक कर लिया, तो यहाँ भी प्रेशर का डिफरेंस जो है वो, यहाँ भी प्रेशर का डिफरेंस जो है वो 5 पास्कल आया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है। अच्छा, ये जो आपको भी स्पॉट नज़र आया था ना, वो उस पर मक्खी आ गई थी, ठीक है। तो मक्खी भी हमारी क्लास से ले रही है। अच्छा, तो देखा आपने कि मैंने यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस दिया जो कि 5 पास्कल रहा। प्रेशर का डिफरेंस आया क्यों?
देखो पहले कुछ इनिशियल प्रेशर था, मैंने पिस्टन को नीचे कर दिया तो वो इनिशियल और फाइनल प्रेशर हो गया। जो इनिशियल प्रेशर, जो फाइनल प्रेशर था, मैंने उसमें से इनिशियल माइनस किया, जब माइनस किया तो मुझे डिफरेंस मिला 5 का। अब वही प्रेशर का डिफरेंस इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अगर यहाँ कोई पिस्टन होता तो यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, यहाँ भी आता। इसी चीज़ को कहते हैं पास्कल लॉ। यही बता रहा है पास्कल, कह रहा है कि अगर एक जगह प्रेशर का डिफरेंस आप लाओगे तो वो सेम प्रेशर का डिफरेंस हर जगह पर आपको मिलेगा। मज़ा आया? यही बात हो रही है यहाँ पे, फील आई ना? कि अगर यहाँ पर मैं 5 का डिफरेंस कर दूँ प्रेशर का, यहाँ अभी यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी इक्वल डिफरेंस मिलेगा। यही पास्कल लॉ है आपके पास। पास्कल लॉ बड़ा यूज़फुल है और बहुत मज़ेदार है। ठीक है, आओ आगे पढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को ज़रा अंग्रेज़ी में भी पढ़ देते हैं, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। व्हेन अ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज, प्रेशर नहीं, प्रेशर में चेंज याद रखना, इज़ अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपने अप्लाई किया, चाहे यहाँ कर लो, यहाँ कहीं भी, टू एनी स्टैटिक फ्लूइड, और फ्लूइड रुका हुआ होना चाहिए, ये कंडीशन है। फॉर एग्जांपल इसमें जो भी फ्लूइड होगा ना वो बह नहीं रहा होगा, रुका हुआ होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास में पानी भरा हुआ है तो वो रुका हुआ होता है, लेकिन अगर आप उसको उल्टा करते हो तो बह जाता है। लेकिन रुका हुआ होना चाहिए, फ्लूइड बहना नहीं चाहिए। इज़ ट्रांसमिटेड परफेक्टली टू ऑल पोर्शन, तो फिर जो प्रेशर का चेंज होगा ना वो हर जगह परफेक्टली ट्रांसमिट होगा। परफेक्टली का वर्ड बड़ा ज़रूरी है। परफेक्टली का मतलब कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4.5 नहीं होगा, वहाँ भी 5 होगा। ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, अच्छा फ्लूइड में भी और वॉल ऑफ कंटेनर में भी, यानी वॉल पर भी वही प्रेशर का डिफरेंस आ रहा होगा अगर चेक करोगे तो। चलो बात क्लियर हुई। अब देख लो ज़रा फॉर्मूला देख लो। तो आपने टॉप पर प्रेशर लगाया, अब देखो यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है F/A। अब फोर्स आपको पता है वेट भी हो सकता है, फोर्स और वेट का यूनिट सेम है, न्यूटन। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है उसे हमने वेट लिया है, वेट की वजह से आई है, क्योंकि हमने वेट डाला ना, हमने दबाया, वेट रखा, कंप्रेस रखा, एक पिस्टन रखा उसके ऊपर, तो इस फोर्स को हमने कह दिया mg। ऐसे भी समझ सकते हो कि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और वेट का यूनिट भी न्यूटन है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आया। अच्छा, अब इसको एक इक्वेशन से भी बताया जा सकता है कि जो प्रेशर यहाँ पर है वही जो प्रेशर टॉप पर है, मतलब एक डेल्टा पी चेंज था प्रेशर में, तो टॉप पर एक प्रेशर आ रहा है, वही प्रेशर बॉटम पे आ रहा है, वही प्रेशर हर जगह आ रहा है, एवरीवेयर, हर जगह आ रहा है। कोई भी पॉइंट उठा के देख लो सिलेंडर का, वहाँ पर यही मिल रहा होगा। चलो माशाल्लाह, बात समझ में आई। अब देखो किसी भी चीज़ में फील लेना है ना, समझना है उसे, तो फील लेने का तरीका ये होता है, फील लेने से क्या मुराद है कि हाँ ये आ गई मुझे चीज़, तो उसका तरीका ये होता है कि उसकी एप्लीकेशंस को देखो। जब एप्लीकेशंस को देखोगे तो आप वो लॉस लगता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, 3 बेसिक बताता हूँ। आप लोग गाड़ी में तो बैठे होगे, गाड़ी यूज़ करते होगे, कार वगैरह या बाइक भी यूज़ करते होगे, वहाँ भी होता ही है। तो गाड़ी में जो ब्रेक्स होते हैं ना, उन ब्रेक्स के अंदर फ्लूइड होता है। देखो ब्रेक से कोई तार नहीं जा रहा होता हमारे टायर में कि आप यहाँ से पेडल दबाते हो तो वहाँ पर ब्रेक लगता है। आपने देखा होगा ना, ब्रेक लगाने के लिए ज़रा फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अपने टांग से जो फोर्स होती है वो टायर पे लगा रहे होते हो। अब वो डायरेक्ट नहीं लगती, आप पैडल प्रेस करते हो। पैडल प्रेस करने की वजह से क्या होता है, एक फ्लूइड होता है पैडल और ब्रेक के दरमियान, वो फ्लूइड ब्रेक पर जाता है और जो ब्रेक पे डिस्क लगी हुई होती है उसको दबा देता है, जिससे आपकी गाड़ी ब्रेक लगा लेती है। अब तो हाईटेक हो गई हैं चीज़ें, लेकिन ये पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं, पुराना ऐसा होता था। तो हाइड्रोलिक, जब अच्छा एक बात याद रखना, हाइड्रोलिक का वर्ड जब भी आए ना इसका मतलब होता है लिक्विड। अच्छा अगर कहो फ्लूइड तो भी ठीक है, लेकिन फ्लूइड 2 तरह के हैं, लिक्विड और गैस। तो हाइड्रोलिक का वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब है लिक्विड फ्लूइड। क्लियरिटी में? चलो, गैस नहीं भर सकते, अगर गैस भरी, ब्रेक यहाँ से दबाया तो ब्रेक तो लगना ही नहीं है, क्योंकि गैस कंप्रेस हो जाएगी। अगर कंप्रेस हो गई तो डिस्क कौन दबाएगा? सही है। चलो, तो ये हो गई हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरह की होती है, ये देखो। अब समझो यहाँ पर आपने अपनी आप गाड़ी लेके जाते होगे सर्विस कराने के लिए, तो देखते हो ना वो हवा में उड़ रही होती है, तो वो इस वजह से चाहती है। हवा में उड़ तो नहीं रही होती, मतलब ऊपर करते हैं वो से, ताकि नीचे वगैरह से देख सकें मामला क्या चल रहे हैं गाड़ी के।
ठीक है, समझो आपकी एक गाड़ी है जो इस पे रखी हुई है हाइड्रोलिक प्रेस पे, ठीक है, महंगी वाली गाड़ी बना देते हैं, ये थोड़ी महंगी वाली गाड़ी है हमारी, ठीक है, ये टेस्ला साइबर ट्रक बना दिया हमने। अच्छा चलो, ये गाड़ी हो गई हमारी। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पर आप अप्लाई करते हो फोर्स, तो उस फोर्स को आप F1 कहते हो। अच्छा, यहाँ पर होता है एरिया, A1 होता है। अब देख रहे हो यहाँ पर हमने, जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पर हमने एरिया को छोटा रखा है, और जहाँ पर गाड़ी है वहाँ पर एरिया को बड़ा रखा है। इसकी कुछ ख़ास वजह है, यही असल मज़ा है इसका। अब सुनो ज़रा होता क्या है। अब यहाँ पर आपको मिलती है फोर्स 2 और यहाँ पर एरिया 2 होता है। आप लगाते तो कम फोर्स हो मगर मिल ज़्यादा फोर्स रही होती है। ये क्या मज़ा है, बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। यहाँ पर एरिया कम होता है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है। अब देखो होता क्या, ज़रा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने F1 पे फोर्स लगाई 15 की, ठीक है, एरिया आपके पास था 3 मीटर का, आपको F2 पे फोर्स मिली 25 और एरिया आपके पास था 5। अच्छा, अब इसको अगर मैं कट करूं, ये 3 के टेबल में कितने पर आता है, 1 पर आता है, और ये कितने पर आता है, 5 पर आता है। ये 5 के टेबल में 1 पर आता है और ये कितने पर आता है, 5, लेकिन रेशो सेम आएगा, ठीक है। आपको अगर आप रेशो निकालो F1/A1 का और F2/A2 का, रेशो आपको सेम मिलेगा, मगर फोर्स और एरिया में डिफरेंस हो सकता है, सही है। तो अगर आप चाह रहे हो आपको ज़्यादा फोर्स मिले, तो जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो ना उस एरिया को छोटा कर दो, और जहाँ पर आप चाहते हो फोर्स ज़्यादा मिले उस एरिया को बड़ा कर डालो। तो ये आपके पास पास्कल लॉ की मदद से इसकी एक एप्लीकेशन बनेगी और आपको ये होता हुआ मिलेगा। अब देखो कितनी मज़े की बात है ना, कि आप फोर्स कम लगा रहे हो लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा लग रही है। अब यहाँ पर लिक्विड आ रहा है, ठीक है, याद रखना ये स्टैटिक है, बहता नहीं है, ये स्टैटिक हो रहा होता है, रुका हुआ होता है। अगर बहेगा तो यानी कुछ फिर इसके अंदर खला है, स्पेस मौजूद है, सही है। चलो हमेशा इस बात को याद रखना। चलो अब आगे चलते, इसको लिख लेना, ये आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगी ये जो चीज़ मैंने लिखी ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत सारे इसके नाम हो रहे होते हैं लेकिन मैं ऐसे आर्किमिडीज बोलता हूँ, ARCHIMIDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाने के लिए आप लोगों को याद होगा कि मैं कराची पोर्ट गया था, ठीक है, कि वहाँ पे जाके मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया था, क्योंकि मैं ख़ुद भी बड़ा जो है वो शौक हुआ था और इम्प्रेस हुआ था इन प्रिंसिपल्स और सारी चीज़ों से। तो मैंने कहा अगर आपको भी सिखाऊं जाके, तो टिकटॉक वगैरह पे जाना, वहाँ पे वो वीडियोस मिलेंगी आपको मेरी, ठीक है। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब आप किसी चीज़ को लिक्विड में डालते हो, गैस की बात नहीं कर रहा, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, गैस में भी है ये फिनोमिना लेकिन वो आगे, जब आप किसी चीज़ को लिक्विड में डालते हो तो उस चीज़ पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को आप अपथ्रस्ट कहते हो। अभी एक हिस्सा याद रखो इसका, 2 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा याद रखो, बहुत सिंपल बात है। अगर आपने किसी शिप को पानी में डाला, अगर वो शिप जो आपने पानी में डाली है, लिक्विड उस शिप पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो वो शिप तो बह जाएगी, पानी में सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन जब आप शिप को पानी में डालते हो तो शिप गोते खाती है, तैरती है, डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तो फोर्स है जो लिक्विड लगा रहा है शिप पर, जिससे शिप अंदर की तरफ नहीं जा रही पानी में। अब थ्रस्ट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। आओ ज़रा मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ बच्चों को। देखो ये आपके पास हो गया लिक्विड, ये आपके पास हो गया लिक्विड, ठीक है, 2 लेयर बना दी है लिक्विड की। चलो तीसरी भी बना देते हैं, ठीक है। इसमें डाली आपने एक ज़बरदस्त शिप, ऐसी शिप जो डूब नहीं सकती, टाइटैनिक से अच्छी है, ठीक है, टाइटैनिक से महंगी वाली शिप बनाई है हमने, लेकिन ये भी डूब जाएगी अगर आप फिज़िक्स के सही लॉ फॉलो नहीं करोगे। अच्छा, तो जब आपने डाली शिप पानी में, आपने देखा यार ये तो डूब ही नहीं रही, ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं डूबी? इसके ऊपर लगी एक फोर्स लगी इस पर। उस फोर्स को आप कहते हो अप थ्रस्ट। अब ये क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि इसका वैल्यू क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखो आपने इसको
थोड़ा सा हटा देता हूँ पीछे से, ठीक है, मैंने लिक्विड की लेयर को आगे कर दिया। तो ये फोर्स उतनी ही होगी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है आपके शिप को पानी में डालने से। फॉर एग्जांपल आपने शिप पानी में डाली, शिप पानी में डालोगे तो पानी क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा। जितना पानी आगे पीछे हुआ है और जो उस पानी का वेट है जो आगे पीछे हो रहा है, तमाम पानी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो पानी जो आगे पीछे हुआ है यानी डिस्प्लेस हो गया शिप के आने से, उस पानी को उठा लो, डिस्प्लेस हुए हुए पानी को उठा लो, उस पानी का वेट कर लो। जितना वेट उस पानी का आ रहा होगा उतना ही वेट आपके अब थ्रस्ट का होगा। बात सही समझ में? देखो अब बात क्लियर हो गई ना। देखो चलो एक और बार बताता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है, दो बात कह रहा है। पहली बात ये कह रहा है जब आप अपने शिप को पानी में डालोगे आपके शिप के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और इसे डूबने नहीं देगी। वो फोर्स क्या होगी, अप थ्रस्ट होगी। पहली बात क्लियर हो गई। अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दूसरी बात में है। उस फोर्स की वैल्यू उतनी होगी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, यानी जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका आप वेट निकाल लो, जो उस पानी का वेट आ रहा है वही फोर्स की वैल्यू है, वही अपथ्रस्ट की वैल्यू है। बात क्लैरिटी में है। चलो अब कभी कश्तियाँ वगैरह देखना ना तैरते हुए तो इसको बात को याद रखना। मैंने ये सवाल पूछा भी था, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छा बताया भी था। अच्छा अपथ्रस्ट को आप अलग से भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड डायरेक्शन में है ये फोर्स। जैसे वेट हमेशा डाउनवर्ड है तो इसी तरह अपवर्ड हमेशा अपवर्ड है। अगर ये डाउनवर्ड हो गया तो फिर तो कश्ती को और नीचे ले जाएगा तो वो डूबने वाली ना कश्ती भी होगी तो भी डूबे देगा, ठीक है। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पे लगती है। सबमर्स्ड मतलब डुबाना डालना पानी में। इन आ फ्लूड में, फ्लूड से मुराद अभी लिक्विड लो क्योंकि लिक्विड पे चल रहे हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अच्छा अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, टू द वेट ऑफ द फ्लूड, उस फ्लूड के वेट के बराबर होगा। डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है जो कि आपने पानी में डाला। कश्ती की मिसाल लो, कश्ती पानी में गई, जैसे मछली पानी में गई छपाक हुआ, तो इसी तरह कश्ती पानी में गई, पानी हुआ डिस्प्लेस, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ वो पानी जो डिस्प्लेस हुआ मैंने उसका वेट कर लिया, जो वेट आया वही अपवर्ड थ्रस्ट की वैल्यू है। क्लैरिटी में है। अच्छा फार्मूला देख लो, F इज इक्वल टू एम से ही ये ड्राइव हुआ है, मगर अभी डेरिवेशन हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है तो इसलिए वो मैं नहीं करा रहा। ये जब पढ़ाया था तो मैंने करा दिया था। तो ये डेंसिटी है, ये G है, ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है। लेकिन वो वॉल्यूम जो वो फ्लूइड का वो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेस होने वाले फ्लूइड का वॉल्यूम, तमाम पूरे जहान का फ्लूइड का वॉल्यूम नहीं ले लेना, सही है। चलो और फिर G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक हिस्सा समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने कुछ टॉपिक्स पर, और ये आखिरी हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं था, अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बायोएंसी समझ लेते हैं। देखो भाई बायोएंसी जो है वही चीज़ है जो अपथ्रस्ट आपने पढ़ा। अपथ्रस्ट को आप बायोएंसी भी कहकर बुला सकते हो। जहाँ पर आपका दिल नहीं कर रहा कि आप अपथ्रस्ट लिखो वहाँ पर आप बायोएंसी लिख दो, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, बायोएंसी इज़ द अपवर्ड फोर्स, तो अपथ्रस्ट भी तो यही था, अपथ्रस्ट भी तो अपवर्ड फोर्स थी। अच्छा एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, अब जो आपके पास अपथ्रस्ट था वो भी फ्लूइड की वजह से आ रहा था। ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, अच्छा अपथ्रस्ट में भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ था। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात इंक्लूड करिए, उसको बता देता हूँ। भाई देखो कोई भी चीज़ जब ही तैरेगी या जब भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाएगी जब उसे डिफरेंस मिलेगा, याद रखना। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आसमान से ज़मीन पे क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आपके पास ऊपर जो है पोटेंशियल क्या है, हाई है, ठीक है। आप ज़मीन से ऊपर जाते रहोगे आपका पोटेंशियल हाई होता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और ज़मीन पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया, तो जब आप ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ोगे तो वो नीचे आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा और आसान समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इंसान यहाँ पर है, एक इंसान ज़मीन पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल की है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 जूल है। अब डिफरेंस कितने का बना, डिफरेंस बना 10 जूल का। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है यहाँ पर तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, सही है। इसी तरह से
इसी तरह से अब हम पढ़ लेते हैं, हमेशा आप देखोगे इन केसेस में कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे होगे। हाई पोटेंशियल अब ऊपर की तरफ है, लो पोटेंशियल नीचे की तरफ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं लिक्विड की। अब बात कर लेते हैं लिक्विड की। ये डॉटेड बनाने का मतलब है लिक्विड, लिक्विड या फ्लूइड। लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइड में क्या होता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लिख लो इसे अपने पास, हाई पोटेंशियल। और यहाँ क्या है, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो जब आप किसी चीज़ को यहाँ पर डालोगे, पानी में डालोगे, तो नीचे हाई पोटेंशियल है, ऊपर लो पोटेंशियल है। और ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्यों आ रहा है, ये प्रेशर की वजह से आ रहा है। प्रेशर, देखो लो प्रेशर है, अगर पोटेंशियल समझ नहीं आ रहा तो चलो प्रेशर कर लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। अक्सर बच्चे पोटेंशियल नहीं समझ पाते हैं यहाँ पर, चलो इसे प्रेशर कर लो। लो प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है। नीचे हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि देखो पानी नीचे ज़्यादा है तो इसलिए हाई होगा नीचे प्रेशर, ठीक है। देखो अब अगर आपने कोई चीज़ यहाँ डाली, उस पर लग रहा है हाई प्रेशर, तो कोई भी चीज़ क्या करती है, हाई प्रेशर या हाई पोटेंशियल से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, यानी लो की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो अगर यहाँ पर हाई है तो ये जो बॉल है आपके पास लो पोटेंशियल की तरफ चली जाएगी, ठीक है। यही यहाँ पर बायोएनसी में बताया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपकी जो चीज़ है वो तैरने लगेगी। बात क्लियर हुई कि भाई आप किसी चीज़ को पानी में, फॉर एग्जांपल आप एक मग्गा लो, आपके घर में मग्गा होगा, उस मग्गे को आप पानी में डाल दो, आप देखोगे कि नीचे हाई प्रेशर होगा, आपको फोर्स महसूस होगी, कोई चीज़ ऊपर की तरफ धक्का दे रही है आपको। जैसे ही आप मग्गे पे से हाथ अड़ाओगे, मग्गा तैरता हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि जो नीचे सरफेस था ना, उसके ऊपर पानी का प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है नीचे, लेकिन ऊपर लो प्रेशर है। तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो कोशिश करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाएं। इसी तरह से जब भी तो कोई इंसान अगर हाइट पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो वहाँ से अपने आप को रिलीज़ करता है तो वो ज़मीन पे आ जाता है। ऊपर हाई प्रेशर था, नीचे लो था, लेकिन पानी में उल्टा है, पानी में नीचे लो है, ऊपर हाई है प्रेशर, ठीक है। अब बायोएनसी इन लिक्विड देख लेते हैं। भाई देखो, जब भी आप किसी चीज़ को लिक्विड, जब भी आप किसी चीज़ को लिक्विड में डालते हो, वो डूबती क्यों नहीं है, क्योंकि आप एरिया बड़ा बनाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ समझो, यहाँ समझो, ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, ये आपके पास लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो अभी मैंने लिक्विड में डाल दिया एक ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक डाल दिया, एक पत्थर डाल दिया भारी सा, ये तैरेगा नहीं, ये डूब जाएगा। क्यों डूबा, क्योंकि इसने इतना पानी डिस्प्लेस नहीं किया जिससे अपथ्रस्ट की फोर्स ज़्यादा हो सके या अपथ्रस्ट ज़्यादा हो सके, तो इसलिए ये डूब गया। अब इसी लोहे को, इसी आयरन को या इसी पत्थर को मैं क्या करता हूँ, पीट पीट कर, वैसे पत्थर आपके पास डक्टाइल नहीं होता, उसको आप किसी भी शेप में नहीं डाल सकते पत्थर को। जब भी आपने देखा होगा पत्थर से मूर्तियाँ बन रही होती हैं, क्योंकि उसे आप तराश सकते हो, उसको आप ठोक पीट के कोई और शेप नहीं दे सकते। तो अब समझ लो ये एक आयरन का वो था, क्या कहते हैं, आयरन का पीस था, क्यूब था, लेकिन वो डूब गया। क्यों, क्योंकि पानी ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ, अब थ्रस्ट कम लग रही है, ठीक है। जितना पानी डिस्प्लेस करोगे, उस पानी का जो वेट होगा, जो डिस्प्लेस पानी का वेट होगा, उतना ही आपके पास अब थ्रस्ट होगा। तो आपने क्या किया, अब इस क्यूब को निकाला पानी से, इसको पीटा, यानी इससे एक बड़ी सी शीट बना ली। अब उस शीट को कश्तीनुमा शेप में करके पानी में डाल दिया, अब नहीं डूब रहा। अब वही आयरन है, पहले डूबा, अब नहीं डूबा। क्यों, क्योंकि पहले ये छोटा था, इसका वेट ज़्यादा था, ये डूब गया। लेकिन अब आपने क्या किया, इसको पीट पीट कर वो कर दिया, आपने इसको जगह बढ़ा दी, इसका एरिया बढ़ा दिया, और ये पानी ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। पानी के ज़्यादा डिस्प्लेस करने की वजह से जो डिस्प्लेस पानी का वेट है वो ज़्यादा आ रहा है, तो अब थ्रस्ट आपको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। वेट आपके पास ज़्यादा, इसका खुद का वेट भी जो है होगा, तो आपके पास क्या हुआ, अब थ्रस्ट ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये डूब नहीं रहा है। यहाँ पर अब थ्रस्ट क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, और यहाँ पे लेस थी। क्लियर हो गई बात। चलो
अब बायोएंसी इन गैस देख लो, देखो यही बात लिखी हुई भी है। इफ़ द वेट ऑफ द सबमर्स ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर, अगर वेट ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, देखो पहले क्या था, ये जगह कम घेर रहा था, लेकिन अब जगह ज़्यादा घेर रहा है इस वाले केस में, तो देन बायोएंट फोर्स द ऑब्जेक्ट सिंक, तो फिर ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का। जब भी आपने देखा होगा ना, अगर पानी के अंदर कोई चीज़ बिठानी होती है तो क्या करते हैं, हम वेट बांध देते हैं उसके साथ। क्यों? ताकि वो नीचे चले जाए पानी में, अब थ्रस्ट कम लगे। अच्छा, इस कश्ती को तैराना होता है तो कश्ती को बड़ा बनाया जाता है ताकि वो तैरती रहे, ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे। बायोएंसी इन गैस, गैस में भी होती है बायोएंसी। देखो बायोएंसी सिर्फ लिक्विड में नहीं आती, फ्लूइड में आती है। तो जब फ्लूइड का वर्ड इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है लिक्विड भी है, गैस भी है। अब गैस में समझो क्या हो रहा होता है। देखो हमारे इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है, गैस मौजूद है, यानी एयर कह लो जिसे। अब ये एयर मुख्तलिफ गैसेस से मिलके बनती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सॉरी ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन कम है और गैसेस ज़्यादा हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। अब आपने देखा होगा कि जब आप बलून को हीलियम गैस भरते हो, देखा होगा ना, वो बलून वाले आते हैं तो वो एक सिलेंडर भी अपने साथ लाते हैं। वो मुंह से भी तो फुला सकते हैं, मगर सिलेंडर से क्यों फुला रहे हैं, या पंप से फुला सकते हैं, सिलेंडर से क्यों फुला रहे हैं? उस सिलेंडर के अंदर मौजूद है हीलियम गैस। हीलियम गैस क्या करती है, आपके घर में भी हीलियम गैस ही आती है। हीलियम गैस क्या करती है, वो होती है लाइट वेट। क्या होती है, लाइट वेट। जब उस हीलियम गैस को आप भरते हो बलून में, बलून आपका हो जाता है लाइट वेट, ठीक है। लेकिन बलून एयर ज़्यादा डिस्प्लेस करता है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट वेट है, लेकिन एयर ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब एयर डिस्प्लेस हो रही है तो इसका मतलब है अब आपका बलून ऊपर की तरफ जाने लगेगा। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है और इसको ईजी करता हूँ। देखो ये आपके पास एक नॉर्मल बलून है, इसमें आपने अपने मुंह से हवा भरी है, इसका वेट ज़्यादा है, बलून का वेट भी ज़्यादा है, और जो बलून एयर डिस्प्लेस कर रहा है, जो बलून एयर डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट बहुत कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बलून का वेट ज़्यादा है, ये नॉर्मल एयर है जो आप हवा से, नॉर्मल है ये, इसमें यहाँ लिख लो नॉर्मल है, नॉर्मल गैस, यानी जो आपने फूंक मार मार के बलून भरा है, ये नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भारी है, भारी है और एयर भी कम डिस्प्लेस कर रहा है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर, अब ये हीलियम वाला बलून आ गया हमारे पास, हीलियम है इसमें। अब हीलियम गैस अगर भर दी तुमने इसके अंदर, और वेट, बलून तो वैसे ही हल्का होता है, तो अब इसका वेट हल्का आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका वेट हल्का आ रहा है। क्यों? हीलियम हल्की होती है, डेंसिटी कम है उसके अंदर। अब ये एयर भी डिस्प्लेस कर रहा है। अच्छा, अब जितना एयर डिस्प्लेस हुई, उस एयर का जो वेट है वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है। बलून का वेट कम आ रहा है, एयर का वेट ज़्यादा आ गया। अब क्या होगा, अब थ्रस्ट जो इसके ऊपर लग रही है वो ज़्यादा होगी। अब थ्रस्ट, तो अगर अब थ्रस्ट ही ज़्यादा हो गई तो बलून तो हवाओं में उड़ने लगेगा ना, है ना, उड़ने लगेगा। अब हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं, हमारे ऊपर भी तो अब थ्रस्ट लग रहा है, एयर हम पे भी फोर्स लगा रही है, क्योंकि हमारा वेट ज़्यादा है इसलिए हम नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। हम भी तो एयर डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, लेकिन पानी में तैर पाते हैं, क्योंकि पानी का जो अपथ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है एयर के मुकाबले में। समझ में आई दोनों कंडीशन? याद रखना, इसमें क्या है, वेट ज़्यादा है, जो आपने गैस भरी उसका वेट ज़्यादा था, और इतना एयर डिस्प्लेस नहीं हो पाई कि जो इसको ऊपर की तरफ ले जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसका खुद का वेट कम और एयर डिस्प्लेस भी अच्छी हो गई है ऊपर की तरफ। यही बात इधर भी लिखी हुई है। इफ़ द मास ऑफ 1 मीटर क्यूब, एक मास है आपके पास जिसका एरिया 1 मीटर क्यूब है, ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन 1.2 kg। अच्छा, मास जो है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का, एयर कम डिस्प्लेस हो रही है। इफ़ द इट फॉल्स टू द ग्राउंड, समझ में आया? यानी ये बलून ही कोई एग्जाम्पल ले लो, ये बलून 1 मीटर क्यूब एरिया रखता है और इसका मास 1.2 kg है एग्जाम्पल के तौर पे। जो एयर डिस्प्लेस करा उसका वेट कम है तो ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा। मगर दूसरा केस देखो, इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द सेम साइज, अब सेम साइज का ही ऑब्जेक्ट दोबारा आपने ले लिया, मगर मास कम है, मास ऑफ लेस देन 1.2 kg, मास कम है,
ठीक है, यानी जो ये बलून है इसका मास कम आया, मैंने अभी दिखाया ना आपको, मास कम आएगा तो वेट भी कम निकलेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो यहाँ भी 9.2 है, यहाँ भी 9.2 है, पर यहाँ मास ज़्यादा है, यहाँ मास कम है। लिख लो भाई, यहाँ मास ज़्यादा है, यहाँ मास कम है, तो इसीलिए यहाँ वेट भी कम हो गया। तो फिर बायोएंसी फोर्स बढ़ गई मास कम होने की वजह से, तो चीज़ हवा में राइज करने लग गई, उड़ गई। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन को पढ़ता है। देखो सरफेस टेंशन कब आता है? सरफेस टेंशन मैंने पढ़ा दिया था, गैस में नहीं होता, जस्ट लिक्विड में होता है आपके पास। सरफेस टेंशन आपके पास जब आता है, सरफेस टेंशन आपके पास जब आता है जब आपके पास कोई लिक्विड होता है ना, लिक्विड, और जब वो एक लेयर बना लेता है, एक सरफेस बना लेता है अपने जो है वो सरफेस पे, तो आपके पास सरफेस टेंशन आ जाता है। अब आती क्यों है वजह बताता हूँ। देखो ये आपके पास लिक्विड था, ठीक है, ये आपके पास लिक्विड था और एक सरफेस बन गया, ये आपके पास समझ लो एक लिक्विड है। अब ये एक सरफेस बन गया है लिक्विड में। अब इस सरफेस पे कोई चीज़ रखोगे तो वहाँ सरफेस टेंशन आएगी। अब सरफेस बना कैसे है ज़रा देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ बीच में मौजूद है तो वो क्या करेगा, यहाँ वाले मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ वाले मॉलिक्यूल को, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा, चारों तरफ अट्रैक्शन देगा। लेकिन अगर अब यही मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे मौजूद है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, बराबर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ये वाले मॉलिक्यूल को, ये भी ये वाले मॉलिक्यूल को, और ये वाले बराबर वाले, और नीचे वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। मगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर कोई है, कुछ है ही नहीं, ऊपर है ही नहीं लिक्विड का मॉलिक्यूल। तो फिर इस तरह से ये सारे अरेंज हो जाएंगे एक लाइन में। यहाँ पर और भी मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे ये भी मॉलिक्यूल सेम ऐसे ही काम करेंगे, तो इस तरह से एक सरफेस बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब उस सरफेस पे कोई बहुत लाइट चीज़ रखोगे, सरफेस टेंशन हो जाएगी। लाइट चीज़ क्या, आपने देखा है ना, मच्छर पानी पे तैरता नहीं, वो पानी पे बैठ जाता है जाके, कैसे है, क्योंकि एक तो वो खुद बहुत लाइट वेट है और ऊपर से वो सरफेस टेंशन का इस्तेमाल कर रहा है। अब होता क्या है ज़रा ये बताता हूँ, मज़ीद खोल के बताता हूँ। अच्छा, डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई सुई इसके ऊपर रख दी, ठीक है, तो जब आप सुई इसके ऊपर रखोगे तो ये थोड़ा सा टिल हो जाए, थोड़ा कर्व हो जाएगा। आपने एक सुई इसके ऊपर रख दी, फॉर एग्जांपल सुई आपके पास इस तरह की है, ये सुई है, मैंने सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा देख रहा हूँ, ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, ठीक है, ये वाले हिस्से को यूँ करके रख दिया, सुई ऐसे थी, मैंने यूँ सामने करके रख दी, तो आपको ये नज़र आएगा, डायग्राम बड़ी कर दी। अब आप देखोगे अगर डायग्राम बने तो यहाँ भी फोर्स लग रही है, यहाँ भी एक फोर्स आ रही है, यहाँ भी एक फोर्स आ रही है, जो इसे डूबने नहीं दे रही। आखिर ऐसा क्या है जो ये इस तरह की 2 फोर्सेस निकल रही हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने ये सुई को इस तरह से खोल के बना दिया, ठीक है। अब एक इमेजिनरी लाइन बना दी, ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन पर फोर्स लग रही है, टेंजेंट, ठीक है, सरफेस के टेंजेंट एक फोर्स आ रही है, नज़र आ रही है बात, इस सुई पे जो फोर्स इस तरह से आ रही है। 3D होता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता, लेकिन 2D से भी समझ सकते हो। तो इस तरह से फोर्स आ रही है, तो 2 फोर्स लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है। अच्छा, ये फोर्स जो है ना वो सरफेस के टेंजेंशियल है, मगर लाइन के परपेंडिकुलर है। देखो लाइन के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल यहाँ आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, सही है। तो इस फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन आ रहा है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एक ये भी होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला लिखा हुआ है। सरफेस टेंशन को थोड़ा और आसान कर दूं तो ये ऐसी एबिलिटी होती है लिक्विड की जो कि एक सरफेस बना लेती है, और कोई चीज़ अगर उस पर रखी जाए लाइट वेट, बहुत लाइट वेट, जैसे सुई, मच्छर, मक्खी, तो ये लोग तैरने लग जाते हैं उसके ऊपर, डूबते नहीं हैं। अगर मच्छर पानी में डूब जाए तो वो तो मर ही जाएगा से मुराद मरी नहीं, ख़त्म, खल्लास। अब देखो, अब डेफिनेशन पढ़ो, अब बात समझ आएगी। द सरफेस पर यूनिट लेंथ, देखो द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखा मैंने अभी एक लेंथ भी बनाई थी, एक लाइन बनाई थी ना, उसकी लेंथ ले लो। अच्छा, तो पर यूनिट लेंथ पे लग रही है ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, और ये जो लाइन बनाई थी ये थी नहीं, मैंने खुद बनाई, इमेजिनरी हो गई। ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस, अब देखो यहाँ पे बनाइए, चाहो तो लिक्विड सरफेस पे बना लो। एट रेस्ट, रेस्ट में होना चाहिए लिक्विड, अगर लिक्विड रेस्ट में नहीं हुआ तो सरफेस टेंशन नहीं बनेगी आपके पास, क्योंकि फिर वो तो तैर रहा होगा ना, फ्लोट कर रहा होगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टेंजेंशियल, देखो ये फोर्स जो है वो सरफेस के टेंजेंशियल है, टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर द लाइन, जो फोर्स आ रही है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द लाइन है। न्यूटन पर मीटर इसका फॉर्मूला, न्यूटन पर मीटर यूनिट है, फॉर्मूला F/L है, एस से डिफाइन होता है अक्सर ये।
इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू एक्ट लाइक अ थिन फ्लेक्सिबल फिल्म। थिन फिल्म, देखो एक फिल्म बनी थी जो मैंने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, अब वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी कर्व हो सकती है, उसको अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी। तो देखो निडल ने क्या किया, नीचे की तरफ वेट लगाया, निडल का भी तो वेट होगा, तो निडल के वेट लगाने से क्या हुआ, एक कर्व निकल गया। तो यही आपके पास सरफेस टेंशन है। काफ़ी तो मैं डिटेल में ले गया हूँ, आई होप समझ में आ गया हो, इसको लिख लेना अपने पास, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। टॉपिक ज़्यादा नहीं था लेकिन समझाना अच्छा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद